व्यायामान् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्। वार्तावल्याः अभिनवाङ्कमादाय दीर्घायुष्य बलसुख साधकान् सकलानपि दर्शकान् सादरं वन्दामहे वयम्। अयमहं नीतीश भारद्वाजः, मया च सह वर्तते सत्यप्रिया। नमामि अहमपि आरोग्यत्व संसाधकान् सर्वार्थसाधन सम्पन्नान् प्रियप्रेक्षकान्। उच्यते एव यद् यावत् सन्ति प्राणाः तावदेव संस्थितो भवति संसारोऽपि। स्वास्थ्यमेव अस्मत् सर्वधन प्रधानत्वेन संतिष्ठते। कोरोना काले तु आधिक्येन प्रासंगिकं प्रतिभाति मे इदम्। उचितमेव। दुःखकारणानि अतिरिच्यैव स्वास्थ्यम् अनुभवितुं शक्यते। अतः कानि हि तानि विशेषतः दुःखकारणस्वरूपाणि इति अद्य स्वयं अमिताभ बच्चन वयोधृतेन सुभाषितमाध्यमेन जानीमः। ईर्षी घृणीत्व सन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः षडेते दुःखभागिनः। सभी से ईर्ष्या व घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोधी एवं सदा संदेह करने वाले और दूसरों पर आश्रित रहकर जीने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य सदैव दुखी रहते हैं। अतः यथासंभव इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। Those who hate others and are jealous of everyone, those who always burn with anger and are ever suspicious, and those who are dependent on others for survival. These 6 types of people always remain miserable. In order to be happy, one must shun these tendencies. शोभनं दुःखोपताप कारण विमुक्ताः सन्तः एव वयं समुदायं समाजं देशं विश्वं च सेवितुं शक्नुमः। तर्हि आगच्छन्तु वयमपि स्वास्थ्य संधारण पूर्वकं स्वस्वजीवने प्रवर्धनार्थं संकल्पयामः। नीतीश, संस्कृतं सम्भवेत् पुनरपि जनमानसप्रियम् इति लक्ष्यं विनिर्धार्य एव नैके प्रकल्पाः अस्माभिः संस्कृतानुरागिभिः प्रचाल्यन्ते। स्वीये स्तरे ये केऽपि यत् किमपि आचरन्ति तत्तु निस्संशयं प्रशंसास्पदम्। परं सत्यप्रिये भवति तथाविधमपि संस्कृत प्रेमनिरतं मानसं यत् करोति संस्कृतोन्नयनं प्रायः एकाकी प्रयत्नपूर्वकम्। आम्, अद्य तादृशेषु एव अन्यतमं सुधर्माभिधं दैनिक संस्कृत वार्तापत्रपरं प्रयत्नं जानीमः एतद्वृत्तप्रस्तुत्या। कर्णाटक राज्यस्य मैसूरु नगरं न केवलं पर्यटनदृशा महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते, अपितु अधुना अनेन संस्कृतपत्रकारितायाः कारणेन अपि स्वकीयं विशिष्टं स्थानं निर्मितम्। तत्रत्या इयं विशिष्टा प्रतिष्ठा विवर्धितास्ति दैनिक संस्कृतवार्तापत्रेण सुधर्मा इत्यनेन। निरन्तरं दैनन्दिन वृत्तजातानि संस्कृतेन एव जनसम्मुखं समुपस्थापयता संस्कृतवार्ताध्ययनं च प्रेरयता एतेन सुधर्माख्येन पत्रेण सरल संस्कृतलेखन परम्परापि समाजे समुज्जीव्यते विगतेभ्यः 51 वर्षेभ्यः। द्वितीयदिनादारभ्य अहं तस्यां पत्रिकायां लेखान् लेखितुम् आरब्धवान्। एवं बहवः संस्कृतकवयः, बहवः गद्यरचयितारः अस्यां पत्रिकायां स्वकाव्यानि एवं स्वविचारान् प्रकाश्य संस्कृतभाषायां लेखनचातुरीं प्रापन्।
सुधर्मायाः अधिविश्वं विवर्धमानां पाठकानां याचनां निध्याय नवोत्तर 2000तमे वर्षे एतस्य पत्रस्य अन्तर्जालीयं संस्करणम् अपि लोकायार्पितम्, यत्र संस्कृतोदन्तलोलुपाः पाठकजनाः निःशुल्कं वार्तापत्रमिदम् अधिगन्तुं प्रभवन्ति। सुधर्मा पत्रेण ऐषमः अक्षय तृतीया दिनात् एकः साप्ताहिकः अङ्कः गीर्वाणवाणीति अपि प्रकाशितः, यो हि द्विपृष्ठात्मकः विविधवर्णशोभाशोभितश्च प्रति रविवासरं प्रकाश्यते। गीर्वाणवाणी भूषणेन विद्यानिधिना पण्डितेन कडले नडादूरु वरदराजयङ्गार्येण अस्य सुधर्मा दैनिक संस्कृत पत्रस्य स्थापना 1970तमस्य जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्के विहिता आसीत्। वरिष्ठस्य संस्कृत पत्रकारस्य अस्य देहावसानात् परं तदीयेन पुत्रेण श्रीमता के.वी. सम्पत्कुमारेण पुत्रवध्वा विदुष्या विजयलक्ष्म्या च आजीवनं पत्रस्य प्रकाशनदायित्वम् उररीकृतम्। यद्यपि बहुश्रुताः विद्वांसः सम्पादकमण्डल्यां सन्ति, तथापि 90% परिश्रमस्तावत् अनयोः दम्पत्योरेव। अहं सर्वदा अपश्यं यदा यदा अहं गच्छामि स्म, प्रातरारभ्य सायं पर्यन्तमपि संस्कृतभाषायाः एव श्वासः भवति अनयोः दम्पत्योः। यः कोऽपि आगच्छति चेत् सुधर्म्याः वर्धनं कथम्, इतोपि अधिकतया अग्रे वयं कथं नयामः इत्येवं प्रश्नान् कुर्वन्ति। सूचनाश्च अपेक्षिताः इति वदन्ति। परन्तु विगतेभ्यः कतिपयेभ्यः वर्षेभ्यः मुद्रण प्रकाशन प्रेषणेषु अधिकधनस्य व्ययत्वात् पत्रमिदं सङ्कटापन्नं दरीदृश्यते। सम्पूर्णदेशस्य संस्कृतछात्राः शिक्षकाः च यदि अस्य दैनन्दिनपत्रस्य ग्राहकतां स्वीकुर्वन्ति चेत् निश्चयेन पत्रमिदं शरदः शतं नैरन्तर्येण विवर्धयिष्यति, संस्कृतप्रतिष्ठान् च दिग्दिगन्तं यावत् सम्प्रसारयिष्यति। वार्तावल्यै सुनील जोशी। साधु अभिनन्दनार्हः सुधर्माभिध संस्कृत प्रचार धर्मलग्नः जनः। आम्, संस्कृतप्रचारस्तु अत्यावश्यकः, यतः एतस्मिन् वाङ्मये वस्तुतः किं नास्ति? एवम्, आयुर्वेदस्तु विशेषः एव तत्र, यतोऽयं साम्प्रतं तु वैश्विकं न्यासत्वमपि भजते। दर्शकाः आयान्तु, अद्य एतन्न्यासरूपम् आयुर्वेदं विवर्धयति यो केनडादेशेऽपि। तं डॉक्टर हेमंत गुप्तवर्यं मिलामः स्वीये त्रिज्या प्रभागान्तर्गत संवादक्रमेऽभिनवे। वैद्यराजाधिराज धन्वन्तरेः आयुर्विद्यां भारतात् बहिः अनेक देशेषु विगत 35 वर्षेभ्यः प्रसारणे निरतो वर्तते आयुर्विद्या कोविदः डॉक्टर हेमंत गुप्तः। असौ हि कनाडा देशे होलिस्टिक आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट एंड वेलनेस सेंटर इति केन्द्रस्य कनेडियन आयुर्वेदिक मेंबर्स अलायंस इति संस्थाया च वर्तते संस्थापकोऽध्यक्षः। दुर्लभ वनस्पति विद्या कोविदः मर्म चिकित्सा विषय विशेषज्ञश्चासौ द कॉलेज ऑफ वैदिक मेडिसिन महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इत्यत्र आयुर्वेद पाठ्यक्रम निर्देशकत्वेनापि विराजते। डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम वार्तावली में। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो समय है बड़ा एक संकटपूर्ण समय है। कोरोना महामारी से एक वैश्विक त्रासदी है सभी जगह, और इस समय पर अधिकतर लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। और आप कैसे देखते हैं इस आयुर्वेद की प्रणाली को, आयुर्वेद की पद्धति को, जिसकी तरफ लोग बड़े आशान्वित हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रेफरेंस देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत शुरुआत में मार्च में ही एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि ये एक आपदा है लेकिन हम इसको अवसर में बदल सकते हैं। जी, बहुत सारे क्षेत्रों के लिए ये अवसर है।
और आयुर्वेद उनमें से एक है। एक समय है जब 50 साल पहले अचानक से जो मानसिकता है वो क्विक रिलीफ की थी। तो क्विक रिलीफ की वजह से ऐसी मेडिसिन्स निकली जो एलोपैथी में निकली, जिससे क्विक रिलीफ मिलना शुरू हुआ। और उससे क्या हुआ कि लोगों की सोच होलिस्टिक से रिडक्शनिस्टिक हो गई। जब होलिस्टिक से रिडक्शनिस्टिक हो गई तो इम्यूनिटी फोकस से जगह बाहर की चीजों पे, जैसे मैजिक बुलेट्स जो कि पिल्स वगैरह लेकर के, तो लोगों ने सोचा उससे काम चल जाएगा। अब कोविड-19 में दोबारा से फोकस चला गया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे या बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो लोग इसमें स्मूथली निकल गए। अगर उनको सिम्टम्स भी आए तो भी उनको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये लोगों के स्पष्ट रूप से वर्ल्ड वाइड समझ में आ गया दैट इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इम्यूनिटी के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो बैक्टीरिया, वैक्सीन या इसके ऊपर फोकस करता है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक क्या करें, जो कि आज की सिचुएशन है। तो हमें फिर ऐसे मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, डाइटरी मेथड्स, हर्बल मेथड्स, जो कि हम उनको फोकस करके और उससे इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इसके लिए आयुर्वेद के पास परफेक्ट आंसर था। जो कि आयुर्वेद एक जो है आयु विज्ञान और लाइफस्टाइल और डाइट हैबिट्स और डेली रूटीन, सीजनल रूटीन, इसके अलावा आयुर्वेद में इम्यूनिटी का पैरेलल है ओजस। तो ओजस जब बढ़ता है तो आयुर्वेद में कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हैं, ओजस वर्धक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हर्ब्स हैं, आंवला है। अभी ये जो आयुष ने एक प्रमोट किया है डिकॉक्शन या जो कषाय बोलते हैं, जिसके अंदर दालचीनी, इलायची, लौंग, ये चीजें मिला करके, तो बहुत सारी ऐसी सिंपल चीजें हैं जो हमारे किचन कैबिनेट के अंदर हैं, जिसको लेकर के इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो अचानक से वर्ल्ड वाइड शिफ्ट हुआ कि इम्यूनिटी को कैसे ऑप्टिमम रखा जाए, और आयुर्वेद उसके अंदर बहुत अच्छा जवाब देता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के कुछ ऐसे सरल से उपाय जो कि इस भयावह और जो प्राणनाशक महामारी है कोरोना, कोविड-19, इससे लड़ने में हमें मजबूत करे। निश्चित रूप से। अब मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें कुछ चीजों पे, शरीर के किन चीजों पे फोकस करना है। तो नंबर एक चीज है ये जो नासा, जो अपने ये जो क्षेत्र है जहां से हम सांस लेते हैं, उसके बाद में माउथ, और तीसरी चीज जो है वो लंग्स, और लास्ट वन डाइजेशन। तो अगर इन चीजों के ऊपर फोकस रखते हुए कुछ भी हम करते हैं, डाइट या रूटीन या कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिनसे ये चीजें बनी रहे, जैसे एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब डाइजेशन अच्छा रहता है और उसके साथ साथ हमारे बाउल मूवमेंट्स ठीक रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो इसका मतलब हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए हैं, जैसे त्रिफला है, इसको ले सकते हैं, या इसके अलावा गर्म पानी पी सकते हैं, और या इसके अलावा कुछ ऐसी हर्बल टीज जैसे कि दालचीनी, इलायची, लौंग, इसकी टीज पीते रह सकते हैं रूटीन में। तो इन चीजों से हमें काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। अच्छा, अब जैसे इस एरिया के लिए तो आयुर्वेद रेकमेंड करता है कि इसको लुब्रिकेट रखें ऑयल से, और आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल मैं दूं, जैसे अणु तेल है या फिर षडबिंदु तेल है, और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो सिंपल जो है सरसों का तेल या जो है कोकोनट ऑयल, इसको इसके अंदर 3-4 बूंद सवेरे शाम अगर रखेंगे तो ये पूरा लुब्रिकेट होगा, ये फ्लश होगा, और उसके अंदर बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करेगा, वायरस सरवाइव नहीं करेगा। अच्छा, इस एरिया के लिए हम कहें तो कुछ जैसे त्रिफला गार्गल्स कर सकते हैं, या फिर स्टीम ले सकते हैं, ये अपना लौंग का तेल डाल करके और उससे हम स्टीम ले सकते हैं, या फिर उससे गार्गल्स कर सकते हैं, और गर्म पानी पीते रहना दिन में, वो एक बहुत अच्छा उपाय है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि बढ़ा लिया जाए तो हम इस प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद क्योंकि एक महान सिद्धांत भारत ने संपूर्ण विश्व को दिया है, इसमें ऐसी कौन सी महान शक्ति देखते हैं आप? हाँ, इसमें एक चीज जो सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो महान शक्ति के अंदर जैसे बात कर रहे हैं, जो कि समय के प्रभाव से धीरे धीरे करके वो इग्नोर हो जा रही है, जबकि वही सोर्स है।
और जिसको हम कह सकते हैं एक तो जैसे बॉडी है, और एक इस बॉडी को चलाने वाली जो इसको क्रिया शक्ति देती है, जिसका आयुर्वेद में फाउंडेशन है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। उसका ट्रांसलेशन कहें तो आत्मा प्राण के रूप में, वाइटल फोर्स के रूप में सारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और सारे शरीर में चलती है। वो फाउंडेशन है और वो शक्ति है, और वो शक्ति कहीं ना कहीं इग्नोर हो गई। और उस शक्ति के आधार पे आयुर्वेद के अंदर 3 विभाग हैं चिकित्सा के। एक तो युक्ति व्यापाश्रय, जिसको कहते हैं हम रैशनल बेस्ड, जिसमें हम दोषों का सब कुछ कैलकुलेशन करके और हर्ब्स का कैलकुलेशन करके, तो वो तो हो गया युक्ति व्यापाश्रय, यानी कि वात पित्त और कफ के अनुसार। वात पित्त कफ के अनुसार। और दूसरा है दैव व्यापाश्रय, जो है एनर्जी बेस्ड, और इसके अंदर जो पद्धतियां हैं मंत्र, मणि, मंगल, होम, जप वगैरह, इसके अंदर मंत्र शक्ति का हम प्रयोग करते हैं। ये जो शक्ति है ये इस काल के अंदर ये और भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये इग्नोर हो गई है। और यहाँ तक कि इवन वनस्पति का प्रयोग से पहले जब हम मंत्रोच्चार करके उसका प्रयोग करते हैं तो वही सेम वनस्पति, सेम आंवला, सेम तुलसी, उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो फैक्टर है ये इस काल में इग्नोर हो गया और आयुर्वेद की पहचान बन गई वनस्पति चिकित्सा। वनस्पति चिकित्सा निश्चित रूप से, लेकिन ये सिर्फ 10% या 15% ही है। बाकी सारा का सारा जो मुख्य रूप से प्रभावी है वो इग्नोर हो गया। तो अगर हम इनको दोबारा से एनलाइवन करना चाहते हैं, सेम जो दवाइयां हैं उनका ज्यादा प्रभाव चाहते हैं, पहले हमारे जो आज से 50 साल पहले चले जाएं, जो गांवों के अंदर जो वैद्य थे वो वनस्पति उठाने से पहले, पत्ती तोड़ने से पहले उसका मंत्र का उच्चारण करते थे, तो उसका प्रभाव जो है बिल्कुल ही कई गुना ज्यादा होता था। तो एक तो ये चीज है। दूसरी जो शक्ति है कि कई सारी ऐसी वनस्पतियां जो कि बहुत ज्यादा प्रभावी होती थी, जैसे कि हम सुषेण वैद्य का जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी को जहां से लाया गया, तो ऐसी वनस्पतियां, हाँ, हिमालय से ऐसी वनस्पतियां आज भी हैं और उनको और ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है। जैसे च्यवनप्राश के अंदर अष्टवर्ग है और अष्टवर्ग बहुत ज्यादा कई गुना उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, लेकिन अष्टवर्ग की औषधियां जो हैं वो सामान्य रूप से आसानी से मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान दे करके उनको दोबारा ग्रो करने की जरूरत है हमें। इस तरह के कई कार्य जिसमें आयुर्वेद की गुणवत्ता और उसकी क्विक इफेक्टिवनेस को हम जो है उपयोग कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर रिसर्च होने की जरूरत है। 2017 का जो नोबेल प्राइज 3 अमेरिकन डॉक्टर्स को मिला, किस बात पे, आप आश्चर्य करेंगे। वो उन्होंने ये प्रूव किया कि शरीर के अंदर दिनचर्या के हिसाब से, डेली साइकिल के हिसाब से, और उसके बाद में ईयरली साइकिल मतलब सीजनल साइकिल, मतलब हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये वो उसको जानते थे नहीं जानते थे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने वही सारी चीजें प्रूव करी कि किस समय हमें सोना चाहिए, किस समय हमें खाना चाहिए, किस समय हमें मल विसर्जन करना चाहिए, और उन्होंने दिखाया कि कौन सा हार्मोन शरीर के अंदर बढ़ जाता है। मेलाटोनिन जो है वो 9 बजे से 10 बजे के करीब रात में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस समय सोने पे बहुत अच्छी नींद आती है। सवेरे 6 से 7 के करीब जो कोलन के अंदर उस जगह पे कुछ हार्मोन निकलता है जो स्वाभाविक टाइम है मल विसर्जन का। इसी तरीके से दोपहर के समय में डाइजेस्टिव एंजाइम पीक पे होते हैं, तो हम अगर मेन मील उस समय खाएंगे तो उस समय उसका जो है पाचन बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से ऋतुचर्या के हिसाब से उन्होंने बताया कि समर के टाइम पे क्या प्रभाव होता है, कौन से ग्रोथ हार्मोन्स पीक पे जाते हैं कौन से नहीं, और उसके हिसाब से अगर डॉक्टर्स, मेडिकल कम्युनिटी रिकमेंडेशन करेगी तो वो ऑप्टिमम हेल्थ को देगा। अब आप सोच लीजिए 5000 साल पहले जो बातें कही गई थी वो इनको 2017 में नोबेल प्राइज वर्थ लगा। डॉक्टर गुप्ता, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सम्यक्। यथा आयुर्वेदे निगूढ़ास्ति चित्तबुद्धिशरीराणां विवर्धिका संपदा, तथैव संगीतमपि प्रवर्धयत्येव स्वास्थ्य संपदाम्। अतएव अस्मत् समुपकल्पितं गीतानुवाद स्पर्धाक्रमं को नु विस्मारयेत्। आम्, यतोस्ते अद्य तु गीतानुवाद स्पर्धायाः विजेतृनाम आलक्ष्य परिणामख्यापन दिनमपि। मधुबन में राधिका नाचे रे।
मधुविपिन राधिका नृत्यतीरे मधुविपिन राधिका नृत्यतीरे गिरधर मुरलिका नदतीरे गिरधर मुरलिका नदतीरे मधुविपिन राधिका नृत्यतीरे बद्ध पदयुगनु पुरा बद्ध पदयुगनु पुरा कृतावगुण्ठनानना नयनान्वित स्वञ्जना रे मधुविपिन राधिका नृत्यतीरे डोलती छम छम कामिनी डोलती छम छम कामिनी दिव्यति भाति दामिनी चपला मोहिनी छवि भाति रे मधुविपिन राधिका नृत्यतीरे गिरधर मुरलिका वदतीरे मधुविपिन राधिका नृत्यतीरे मृदंगनादः तिरकिट दुम तात मृदंगनाद तिरकिट दुम तात नचत झूम झूम तथै तथै तत झूम झूम तननन झूम झूम तननन कांद 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 तदध मधुविपिन राधिका नृत्यतीरे मधुविपिन राधिका नृत्यतीरे वर्धापनानि सन्तु उभाभ्यां दर्शकाः सम्प्रति वर्तते क्रमः नूतनस्पर्धा गीतप्रख्यापनस्य। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। अस्तु दर्शकाः तर्हि सम्पन्नार्धहोरावधिकाः अभूम वयम् अतः समय सम्पालनपूर्वकं पुनरागाम्यङ्क प्रवर्तनार्थम् अस्मान् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः इति विनिवेदयन्तः पुनरर्पयामः नमो वाकान्वयम्।